हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्टेन न्यू मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आपका लास्ट पेपर है मॉस यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो एकदम ध्यान से देखिएगा और जितने भी इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जल्दी से देखना है। ठीक है, एकदम देखिए पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको ऐसा वीडियो। और जितना भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे 100% गारंटी है कि वही आपका आएगा। पेपर में आए हुए जो क्वेश्चन हैं इसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। बाद में कोई भी स्टूडेंट्स ये मत कहें कि मुझे नहीं बताया गया, ठीक है, मेरी बैक लग गई या रोएंगे। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से इस वीडियो को कवर अप कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है। तो चलते हैं यहाँ पर। देखिए उससे पहले देखिए जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, पदार्थों के प्रमुख यांत्रिक गुण बताइए। पदार्थों के किन्हीं 4 गुणधर्मों के नाम बताइए दीजिए। ठीक है, इसी तरह से अथवा करके क्वेश्चन आ सकता है। चीमड़पन एंड कठोरता में क्या अंतर है ये बताना है। देखिए हार्डनेस क्या है, ठीक है, चीमड़पन वही तन्यता, लघुक्षणता और भंगुरता। ठीक है, ये क्या होती है, उदाहरण देते हुए पदार्थ की आघातवर्धनीयता यानी मैलिबिलिटी और तन्यता में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो एकदम देखिए ये 2015 में, 16 में, 18 में ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है सबका। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर में ये क्वेश्चन 100% एकदम गारंटी कि आना ही आना है। तो चलते हैं यहाँ पर इसके आंसर पर। तो देखिए यहाँ पर आपको जितना भी बताएंगे इसमें से 5 नंबर आपको एकदम तैयार कर लेना है। ठीक है, देखिए पदार्थ का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक पिंड, ये क्या है, इलास्टिसिटी हम बता रहे हैं। इलास्टिसिटी क्या है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम इसमें कवर अप करा देंगे। ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक पिंड अपने अंदर होने वाले आकार यानी शेप एंड साइज में, ठीक है, देखिए में क्या होता है, आकार में विरूपण का विरोध करता है, यानी विरूपण नहीं होने देता है, अपने शेप एंड साइज को चेंज नहीं होने देता है। ठीक है, वो हमारा प्रत्यास्था कहलाता है। जैसे आप स्प्रिंग देखें, ठीक है, अपनी जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तो वो पहले क्या होती है, एक्सटेंड हो जाती है, बट हम जैसे ही फोर्स हटा लेते हैं, ठीक है, मतलब छोड़ देते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी ओरिजिन मतलब जो पहले की शेप एंड साइज है उसमें वो आ जाती फिर से। इस्पात यानी स्टील अन्य पदार्थ की तुलना में क्या है, अधिक प्रत्यास्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी यानी जो सुगढ़ता है, ये क्या होती है, तो देखिए जस्ट इसका अपोजिट है इलास्टिसिटी का, कि पदार्थ के वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाने से उसके आकार में बिना टूटे स्थायी विरूपण हो आ जाता है। ठीक है, यानी कि टूटती नहीं है लेकिन उसका जो शेप एंड साइज वो बदल जाता है, अर्थात बल हटा लेने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, वो हमारा प्लास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, तापमान यहाँ पर देखिए बढ़ने पर क्या होता है, इस गुण में वृद्धि होती है यानी बढ़ती है। प्लास्टिसिटी को हम परमानेंट डिफॉर्मेशन भी इसीलिए कह सकते हैं, इलास्टिसिटी को हम टेम्परेरी डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डक्टिलिटी। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या होती है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पतले तार के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, खींचा जा सके, वो हमारी डक्टिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर इसी का प्रॉपर्टीज है ब्रिटलनेस। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, पदार्थ पर चोट लगाने से वह बिना किसी विकार अथवा खराबी उत्पन्न हुए टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसे हम ब्रिटलनेस कहते हैं। जैसे आपका चौक हो गया, ठीक है, जो खड़िया होती है। यहाँ पर भंगुर पदार्थ में तन्यता यानी डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी क्या होती है, कि कमी होती है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है टफनेस, चीमड़पन यानी कड़ापन। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ टूटने से पूर्व धक्कों या झटकों का विरोध करता है, यानी वाइब्रेशंस का क्या करता है, अपोजिशन करता है, वो हमारा टफनेस कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जो नरम स्टील हो गया, ठीक है, पिटवा लोहा हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज जो है हमारा हार्डनेस। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, पदार्थ रगड़ने यानी एब्रेजन, घिसे जाने, काटे जाने एवं खुरचे जाने का विरोध करता है, हार्डनेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो प्रॉपर्टीज है, देखिए जो कुट्यता है, मैलिबिलिटी, वो क्या होती है, देखिए पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ को पीट कर बिना झटके उसे पतली चादर में बदला जा सके, यानी थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके, वो हमारी मैलिबिलिटी कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे आपका एमएस हो गया यानी माइल्ड स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना चांदी हो गया, ठीक है, ये सारे। नेक्स्ट देखिए हम 3-4 और देख लेते हैं, हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए इजी लैंग्वेज में यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, पदार्थ का वह गुण स्टिफनेस, ठीक है, वह गुण जिसके कारण क्या होता है, पदार्थ
वहाँ बलों के कारण उत्पन्न डिफ्लेक्शन का विरोध करता है, वो हमारा दुर्नम्यता कहलाता है। टेनासिटी यानी लघिष्णुता क्या होती है? तो तनाव में किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए उसमें जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सके वह हमारा क्या होता है? पदार्थ की टेनासिटी कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो क्या होता है? तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ को बिना टूटे किसी चाप की आकृति में मोड़ा जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फटीग, चक्रीय सहने की क्षमता को फटीग कहते हैं। या कह सकते हैं पदार्थों में बार बार जो स्ट्रेस के कारण क्या होती है, जो रेजिस्टेंस होती है उसमें कमी आ जाती है, उस कमी को ही हम फटीग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्रीप, ठीक है। फटीग और क्रीप भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आया है कुछ ये प्रॉपर्टीज़। उच्च तापमानों पर काफ़ी समय तक क्या होता है, भारों और या प्रतिबलों के प्रभाव में पदार्थों में लगातार विरूपण होता है, उसे क्रीप कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टीज है मशीनिंग यानी मशीनन। इस गुण के कारण कटाई औजारों के से क्या होता है, पदार्थों को विभिन्न आकारों में कन्वर्ट करने की जो सरलता प्रकट होती है वो हमारा मशीनिंग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एकदम प्रूफ के साथ बताएं कि ये क्वेश्चन इतने ईयर में आया है और ये आपको एकदम रट लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले जो स्टूडेंट देखिए चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। प्रतिबल से क्या तात्पर्य है? प्रतिबल का क्लासिफिकेशन यानी जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन यानी मतलब डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जो हमारा सिग्मा से डिनोट करते हैं या पी से कह सकते हैं, ठीक है, स्मॉल पी। तो ये हमारा F/A, ठीक है। यानी जो क्रॉस यहाँ पर फोर्स होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसका रेशियो ये हमारा कहलाता है स्ट्रेस, ठीक है। जब किसी वस्तु पर बाहर से बल लगता है तो वस्तु के आकार में परिवर्तन या विरूपण होता है। जैसे जैसे पिंड क्या होता है का विरूपण हो जाता है, इसका विरोध करने के लिए पदार्थ में प्रतिरोधी बल भी जनरेट होने लगते हैं, ठीक है। वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल द्वारा इस बाह्य बल के विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है इसी को ही हम कहते हैं प्रतिबल, ठीक है। तो ये हमारे कई टाइप्स के होते हैं। तनाव या संपीड़न प्रतिबल, ठीक है। तो तनाव प्रतिबल क्या होते हैं, जो जब क्या होता है किसी पिंड को खींचा जाता है, ठीक है। तो देखिए जब भार या बल खिंचाव में लगता है तो वस्तु में उत्पन्न हुआ प्रतिबल, तब जो मतलब स्ट्रेस जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये देखिए कोई ये पिंड है तो ये क्या है हमारा, इसको खींचा जा रहा है, इस बॉडी को, पिंड को, ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। इसके द्वारा जो जनरेट होगा हमारा स्ट्रेस वो हमारा टेंसाइल। कंप्रेसिव जस्ट अपोजिट, देखिए जब हम क्या करेंगे इसको दबाने, ये एरो देख लीजिए, ठीक है, जब इस पिंड को दबाने में जो स्ट्रेस जनरेट हो वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है सीधे तथा नमन प्रतिबल। जब किसी बीम पर बाहर से अनुप्रस्थ भार कार्य करता है तो उसके आकार में परिवर्तन बेंडिंग के रूप में होता है, अर्थात धरण या अंग का झुकाव होता है। इस दशा में विरूपण के विरोध हेतु पदार्थ के अंदर से उपजे प्रतिबल को हम नमन प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है सीधा प्रतिबल। देखिए इसमें भी, तो जब किसी अवयव पर उत्केंद्रित भार क्रिया करते हैं तब भी उसका क्या होता है, झुकाव होता है, फलस्वरूप उसमें नमन प्रतिबल उपजते हैं। परंतु इनके साथ साथ अवयव में तनाव या संपीड़न के प्रतिबल भी उपजते हैं, जिन्हें हम सीधा प्रतिबल यानी डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। शियर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, या टेंजेंशियल। यदि किसी पिंड पर कर्तन भार कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न हुए प्रतिबल हमारा कर्तन या स्पर्शी प्रतिबल कहलाते हैं। विकृति क्या होती है, ठीक है, ये दोनों में से आपको एक क्वेश्चन 100% गारंटी है मिलेगा और मैंने आपको दिखा भी दिया है कि कौन सी ईयर में। देखिए ये तो आपका 2016 में आया। तो विकृति आखिर क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं इसको बता देते हैं। तो देखिए विकृति हमारी क्या होती है, देखिए बाह्य बलों के कारण पिंड का विरूपण होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण यह उसके आकार में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन की माप को ही हम कहते हैं स्ट्रेन यानी विकृति। इसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। फार्मूला हमारा चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिन शेप यानी प्रारंभिक आकार, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। ये हमारा देखिए
इसकी कोई राशि नहीं होती है। ये देखिए कोई, क्योंकि विकृति एक ही प्रकार की दो राशियों का अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती यानी यूनिट नहीं होती, और इसकी कोई इसलिए डायमेंशन भी नहीं होती। ये डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इसके टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड शियर एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। कुछ नहीं है, आपका डिफिनीशन पूछा जाए तो लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि जो लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, तो ऐसे आयतनिक विकृति भी है कि आयतन में मतलब परिवर्तन अपन प्रारंभिक आयतन। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट है पायसन रेशियो। पायसन रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए 2018 में क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि पायसन रेशियो पर टिप्पणी लिखने या पायसन रेशियो को परिभाषित करें। यदि किसी तार के टुकड़ों को खींचा जाए, ठीक है, कोई भी तार है हमारा, इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसकी लंबाई तो बढ़ जाती है। ठीक है, मान लीजिए सपोज ये उसकी लंबाई बढ़ गई। ठीक है, लंबाई तो बढ़ जाती है परंतु व्यास कुछ घट जाता है। हाँ, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उसका जो डाया होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका विलोम भी सत्य है कि लंबाई घटने पर व्यास बढ़ जाता है। ठीक है, सही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एक्सियल फोर्स होता है वो क्या होता है, एक्सियल फोर्स से यदि किसी वस्तु की लंबाई में विकृति लंबाई घटने की है तो इसके लंबरूप का माप में विकृति माप बढ़ने वाली होगी। ठीक है, इस तरह बल की दिशा के लंबरूप माप में विकृति को पार्श्व यानी लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। हालांकि इस दशा में कोई बल नहीं लगता है, फिर भी क्या होता है, माप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर और मतलब लंबाई एल है, व्यास डी है, और इसमें जो कमी आई वो डेल्टा डी। ठीक है, व्यास में। तो यहाँ पर देखेंगे फार्मूला जो हमारा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, और लैटरल स्ट्रेन हमारा डेल्टा डी अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फिगर आप चाहे तो बना दीजिएगा इसे। ठीक है, यहाँ पर लंबाई में विकृति जो है डेल्टा एल अपॉन एल हो गया है, तो लैटरल स्ट्रेन हमारा डेल्टा बी अपॉन बी, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी के। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि चौड़ाई और मोटाई की मापें लंबाई की माप की लंब दिशा में है, और अतः जो लैटरल स्ट्रेन है लंबाई में विकृति के अनुपात के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर पायसन रेशियो कह सकते हैं कि ये हमारा पार्श्व विकृति जो होता है वो लंबाई में विकृति के समानुपाती होता है। तो ये हमारा 1/a हो जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट मान लेंगे इसे। तो ये हमारा 1/m ही हमारा कहलाता है पायसन रेशियो। यह स्थिरांक वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है और प्रत्येक पदार्थ के लिए इसका मान भिन्न होता है। ठीक है, यही हमारा पायसन रेशियो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ पर देखिए जो नरम स्टील है इसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है ये आपको बनाना आना चाहिए, बाकी इसमें तो आप सब लिख ही देंगे। देखिए यह हमारा इस तरह से जो कर्व है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इसको बना देना है, और ये आप बनाए ही कई बार कर्व, तो इसको आपको बनाना कंपलसरी है। ठीक है, इस तरह हमारा स्ट्रेन हो जाएगा, इधर हमारा वर्टिकल में स्ट्रेस हो जाएगा। ये हमारे पॉइंट हैं, और किस प्रॉपर्टीज़ को ये किस जोन पर है ये भी आपको यहाँ पर लिख देना है। चलते हैं यहाँ पर, देखिए आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हुक्स लॉ। ठीक है, हुक लॉ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सन 1678 में सर रॉबर्ट हुक ने नियम दिया, जिसके अनुसार प्रतस्था जो है इलास्टिक लिमिट के अंदर प्रतिबल तीव्रता उससे संबंधित विकृति के समानुपाती होगी, यानी कि प्रतिबल हमारा विकृति के समानुपाती होगी। तो कह सकते हैं यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो स्थिरांक कांस्टेंट इक्वल टू प्रतिबल तीव्रता अपॉन विकृति, यही हमारा हुक्स लॉ कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबल तीव्रता और उससे संबंधित विकृति के आधार पर हुक स्थिरांक निम्न प्रकार हैं, जैसे आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इंटेंशन और कंप्रेशन हो गया। ठीक है, यंग मॉड्यूलस ई, मॉड्यूलस ऑफ जी, और रिजिडिटी, ठीक है, जो कि जी, और बल्क मॉड्यूलस यानी के। ठीक है, तो ये आपका इससे रिलेटेड जो कांस्टेंट हैं ये हैं। देखिए इस यहाँ पर यंग मॉड्यूलस क्या होता है, तो ये भी देख लीजिए। जो यंग मॉड्यूलस इक्वल टू हमारा क्या होता है,
पी अपॉन ई, ठीक है, या कह सकते हैं एफ अपॉन ए हो जाएगा पी हमारा, क्योंकि एफ अपॉन ए होता है। और यहाँ पर जो ई है हमारा वो डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेन है ये हमारा होता है। अब यहाँ पर इसकी यूनिट देख लीजिए, और देखिए ई की कोई इकाई नहीं होती है, हमने आपको पहले ही बता दिया। ई की जो कैपिटल ई है इसकी इकाई होती है, जो प्रतिबल की होती है वही हमारा फिर इसकी हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमारा ऐसे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इसकी ये यूनिट लेस है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो हो गया ये हमारा क्या होता है, जी से डिनोट करते हैं, तो जी बराबर क्यू अपॉन फाई, इसको देख लीजिए। और जो हमारा मतलब बल्क मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, तो पी अपॉन ई वी, ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको फार्मूला ज़रूर याद रखना है, ताकि आप डिफिनीशन नहीं याद है तो आप उससे भी बना लें। कि नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाए, अगर बीच में कट आउट हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको, अगर कनेक्शन आउट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलेगी, ठीक है, जल्दी से। लेकिन पहले इसको कवर अप करना है, इसीलिए हम जल्दी से आपको इसको स्टडी करा रहे हैं। स्ट्रेन एनर्जी यानी विकृति ऊर्जा क्या होती है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, ठीक है, या कॉफिशिएंट प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, इसको भी आपको डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं सन 2018 में यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप। स्ट्रेन एनर्जी हमारी क्या होती है, जब किसी पदार्थ पर प्रत्यास्थ सीमा के अंदर वहाँ बल या भार लगाया जाता है तो पदार्थ द्वारा ऊर्जा इकट्ठा कर ली जाती है। इस इकट्ठी ऊर्जा होती है इसको ही हम विकृति ऊर्जा कहते हैं, इसे हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन मीटर या जूल होती है। और विकृति ऊर्जा में सदैव कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। रेजिलियंस क्या होता है, देखिए किसी भी पिंड पर प्रत्यास्थ सीमा के अंदर वहाँ भार लगाने के कारण विकृति ऊर्जा को ही रेजिलियंस कहते हैं। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, किसी भी पिंड में प्रत्यास्थ सीमा तक या बिना स्थायी विकृति उपजाते भार लगाने के कारण संचित की जाने वाली जो अधिकतम विकृति ऊर्जा होती है उसे हम प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे देखिए टाइम अगर हमारे पास एकदम काफ़ी होता है तो हम आपको एकदम 100% आपका 50 में 50 क्वेश्चन यहाँ पर जितने जो मार्क्स हैं वो आपका मिलता है, ठीक है। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए किसी भी पिंड का जो प्रत्यास्पंदन है मापांक प्रमाण यानी कि प्रूफ रेजिलियंस प्रति इकाई आयतन होता है या पदार्थ का एक गुण माना जाता है। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो होगा यह हमारा देखिए ये क्या होगा, तो इसका फार्मूला देख लीजिए, प्रूफ रेजिलियंस और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ बॉडी है इसका रेशियो होता है। नेक्स्ट है प्रूफ लोड, तो इसको छोड़ दीजिए, ये आपका नहीं आएगा। प्रूफ स्ट्रेस इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन एक पुटअप हो जाता है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर क्रमशः लागू भार के कारण उसमें संचित यानी भंडारित स्ट्रेन ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, स्ट्रेन एनर्जी की। तो ये हमारी कोई बॉडी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा मान लीजिए पॉइंट आर है, ठीक है, और ये फिक्स्ड है हमारी बॉडी। और यहाँ पर जैसे ही फोर्स यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लटकी हुई, तो हमारी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, उसमें चेंजमेंट होगा, तो एल से डेल्टा एल होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं छड़ हमारी दिखाई गई जिस पर तनन बल यानी तनाव बल पी लगा हुआ है, जिस वजह से छड़ में प्रतिबल उपजता है यानी स्ट्रेस जनरेट होता है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डेल्टा एल ये हमारा भार लगने पर छड़ की लंबाई में फुल परिवर्तन है। आर हमारा छड़ का प्रतिरोधी बल है, पी ए जो कि फार्मूला हो जाएगा, पी हमारा जो है स्ट्रेस है और ई हमारा यंग मापांक यानी कि यंग मॉड्यूलस है। तो अंतिम अवस्था में क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, और यहाँ पर ई हमारा हो जाएगा पी अपॉन ई। फार्मूला देखिए ये हम जानते हैं, ठीक है, ये फार्मूला ही है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, तो ई हम यहाँ से इसको निकालेंगे इस फार्मूले से, स्मॉल ई, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पी अपॉन कैपिटल ई ये हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड मान लेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, क्योंकि इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया है, तो ये देखिए हमारे बराबर हो गए, तो इन दोनों को भी हम बराबर कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। क्योंकि छड़ प्रत्यास्थ सीमा के अंदर होती है इसलिए फिगर आपको ज़रूर बना देना है, ठीक है। डेल्टा एल हमारी ये है लंबाई, और आर इक्वल टू पी ए, ठीक है, और ए बी सी हमारा ये हमारा आर है, ठीक है। तो ये आपका छड़ के पदार्थ में विकृति ऊर्जा जो है यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बी सी इंटू ओ सी। ये देखिए बी सी ये हमारा इंटू ओ सी, ठीक है,
ये ऊर्जा हो जाएगी। तो 1/2 इंटू बी सी हमारा आर है और ओ सी हमारा डेल्टा एल। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ओ सी हमारा डेल्टा एल है, बी सी हमारा आर है, यानी कि पी ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रख देंगे, ठीक है। देन आर हमारा ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, फाइनली इसको सॉल्व करना है। तो 1/2 इंटू ये हमारा पी एल इंटू अपॉन में ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पी स्क्वायर हो जाएगा, ये अपॉन में 1/2 पी स्क्वायर ई अपॉन इंटू ए एल, ठीक है। तो वी इक्वल टू हमारा ए एल होता है, इसलिए हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा फाइनल जो वैल्यू आई वो हमारी 1/2 पी स्क्वायर ई अपॉन पी स्क्वायर अपॉन ई इंटू वी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा वी के बराबर होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं यहाँ पर, देखिए 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि इनर्शिया क्या होता है। तो यह किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण स्वयं अपनी अवस्था परिवर्तन करने में असमर्थ रहती है, उसे हम जड़त्व कहते हैं, ठीक है। और इसी में जाता है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह गुण जिसकी मतलब जो उसकी वृत्ति गति में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी सर्कुलर मोशन में क्या होता है, चेंजमेंट का ऑपोजिशन करता है, वस्तु का गुणन अक्ष के परिवर्तन जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। इसे हम द्वितीय गुण भी कहते हैं, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। ये जो फार्मूला होगा आई इक्वल टू एम के स्क्वायर या एम आर स्क्वायर, ठीक है। आई बराबर ए के स्क्वायर होता है एरिया के लिए, ये हमारा मास के लिए है। और यूनिट देख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एम एल स्क्वायर हमारा इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ये हमारी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, एक्सिस इसी में थ्योरम आ जाती है 5 नंबर में, डायरेक्ट 5 नंबर में उठा के रख देता है। तो देखिए ये हमारी क्या होती है, यदि किसी समतल परिच्छेद के गुरुत्व केंद्र जी से बाहर जाने वाले अक्ष के परिता उसके जड़त्व गुण को आई जी, मतलब ये इस बेस में, ठीक है, जी, तो उससे प्रदर्शित किया जाए तथा इस अक्ष के समांतर है और इसे एच दूरी पर रेखा ए बी के परिता जड़त्व गुण को आई ए बी से प्रदर्शित किया जाए, तब हमारा आई ए बी इक्वल टू आई जी इन प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इसका जो स्टेटमेंट है ये आता है। तो समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल ए एम मान लेते हैं। चलते हैं यहाँ पर, मानो कोई समतल परिच्छेद जिसका गुरुत्व केंद्र जी तथा क्षेत्रफल ए है। तो हमें एक्सिस के समांतर रेखा ए बी पर जड़त्व गुण ज्ञात करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ए बी पर हमें जड़त्व गुण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चलेंगे, देखिए ये हमारी ये एच डिस्टेंस ये हमारी वाई है और ये हमारा पी क्यू लेयर और डेल्टा ए हमारा इसमें वृद्धि, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माना कि समतल परिच्छेद पी क्यू कोई एक छोटी सी पट्टी है जिसकी गुरुत्व केंद्र से दूरी जो है वाई है तथा रेखा ए बी से दूरी वाई प्लस एच है तथा पट्टी का क्षेत्रफल डेल्टा है। तब क्या होगा, देखिए क्षेत्रफल डेल्टा ए का गुरुत्व केंद्र से जाने वाले अक्ष के परिता जड़त्व गुण हमारा डेल्टा इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जी से जाने वाले पूरे क्षेत्रफल जी से जाने वाले अक्ष के परिता हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारा सिग्मा पूरे के लिए सिग्मा लग जाएगा, तो डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर। तो ये हमारा देखिए क्षेत्रफल डेल्टा ए का ए बी के परिता जड़त्व गुण हमारा, तो ये हमारा डेल्टा ए वाई प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ए बी के परिता जड़त्व गुण पूरे क्षेत्रफल का, तो सिग्मा लग जाएगा, ठीक है, पूरा वही रहेगा। आप चलते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आई ए बी इक्वल टू देखिए सिग्मा डेल्टा ए वाई प्लस एच स्क्वायर। तो आई ए बी इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ए, ये हमारा इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, मतलब इसको खोल देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वाई प्लस एच का होल स्क्वायर, तो हमारा वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 HY। तो ये हमारा फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसका सभी में, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा ए वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सिग्मा, ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हम इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लिया। अब देखिए तो ये हमारा क्या होता है, हमने इक्वेशन जाकर देखिए आई एक्स जी हो जाएगा और ये हमारा ए, देखिए ये हमारा ए एच स्क्वायर हो गया और ये हमारा इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये जो है आप देखेंगे यहाँ पर फाइनली हमारा, क्योंकि देखिए सिग्मा डेल्टा ए इंटू वाई हमारा जो हमने आपको बता दिया, सिग्मा डेल्टा इंटू वाई हमारा 0 होता है, आघूर्णों का जो बीजगणितीय योग है वो 0 होता है, इसलिए। तो हमारा फाइनल जो स्टेटमेंट आए आई ए बी बराबर एक्स मतलब आई एक्स जी प्लस ए एच स्क्वायर, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है।
यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग किसे कहते हैं। तो यदि किसी बीम या उसके कुछ भाग का जो नमन इस प्रकार से हो कि उसकी काट पर केवल नमन प्रतिबल ही जनरेट हो, कर्तन प्रतिबल जनरेट ना हो, तो वो हमारा प्योर बेंडिंग कहलाता है। प्योर बेंडिंग देखिए जो कंडीशन होती है उसमें शियर स्ट्रेस जीरो, मतलब शियर फोर्स जो होता है वो जीरो होता है यानी नहीं होता है, बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कैंटिलीवर बीम हो गया, ये आप देख सकते हैं। कैंटिलीवर बीम एक तरफ से फिक्स्ड होता है, दूसरी तरफ से ये बेंड हो जाता है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट आप देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें आ जाता है। न्यूट्रल लेयर क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिगर आपको ज़रूर बना देना है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, क्योंकि देखिए टाइम बहुत ही कम है। एक्सिस यहाँ पर देखेंगे जो बीम का कोई भी अनुप्रस्थ काट उदासीन सतह को जिस रेखा पर काटता है उस कटान रेखा हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। एन से इसे डिनोट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है 5 नंबर में, 100% गारंटी आपका यही इक्वेशन आएगा, बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, आपका टॉर्सन नहीं आएगा, बेंडिंग ही आएगा आपका। तो इसलिए ध्यान से देखें, 5 नंबर में आपका रखा है। तो देखिए यहाँ पर फिगर आपको ये बना देना है। ठीक है, तो कोई भी हमारी बॉडी है, ये हमारा जब फोर्स अप्लाई होगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर 100% बेंड हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, फिगर आपको इस तरह से बना देना है कि हमारा वाई है, तो लेंथ हमारा हो जाएगा GH का लेंथ जो है EF इक्वल टू R थीटा या L1 इक्वल टू L1। ठीक है, G डैश एस डैश का निकालेंगे तो R प्लस वाई इंटू थीटा हो जाएगा, ये हमारा L2 के बराबर हो जाएगा। चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे, L2 माइनस L1 हो जाएगा, तो ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेन हमारा हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L। तो फाइनली वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, कुछ नहीं करना, देखिए स्टेप बाय स्टेप सिर्फ चल रहे हैं। उसके बाद इसका हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी सेम डिटो यही से रहेगा। तो हमारा यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आर थीटा ये हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यही हमारा बचेगा। तो इसमें से थीटा हमारा कैंसिल, वाई अपॉन आर बचेगा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। वी नो दैट हुक्स लॉ क्या होता है, प्रतिबल इनटू मतलब समानुपाती स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन, तो ये हमारा ये होता है। ठीक है, आप चलते हैं यहाँ पर, ये सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम चलना है, पूरा का पूरा आपका डिट्टो आपका खुद ही आ जाएगा आपका स्टेटमेंट। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये हमारा बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारा E अपॉन R, थोड़ा सा इसे हम सरल कर लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन वाई आ जाएगा। इक्वेशन थर्ड इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, वैल्यू ऑफ सिग्मा निकाल लेते हैं यहाँ से, तो E अपॉन R इंटू वाई हो जाएगा। तो लेट लेयर ये आपका जो हम क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया निकालेंगे, तो हमारा डी ए हमारा 9 लेयर G डैश एच डैश पर बल निकालेंगे तो सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन इन इक्वेशन फोर्थ, तो यहाँ पर देखिए हमारा सिग्मा बराबर एफ अपॉन डी हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा एफ अपॉन ए है, क्योंकि हम मतलब सिग्मा यहाँ पर वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो एफ इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू वाई इंटू डी हो जाएगा। तो 9 मोमेंट हमारा यहाँ से एफ इंटू वाई हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ एफ की वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे, तो फाइनली हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा एम आर इक्वल टू ई अपॉन आर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए संपन्न गुण के लिए संपूर्ण जो टोटल मोमेंट है वो हमारा, तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो हमारा कांस्टेंट है ई अपॉन आर ये बाहर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर डी ए। तो ये हमारा देखिए ई अपॉन आर ये हमारा क्या होता है, आई होता है। ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से हमारा एम अपॉन ये हमारा नीचे आ जाएगा, आई इक्वल टू ई अपॉन आर, ये हमारा एक इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन थर्ड एंड जो हमारा सिक्स्थ है इससे देख लेते हैं, तो ये हमारा सब बराबर हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी है, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है, सिर्फ आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, आपको ये देखना है कि पहला स्टेप दूसरा स्टेप फार्मूला क्या है। ठीक है, तो एम हमारा जो होगा इसका न्यूटन मीटर या न्यूटन एम हमारा यूनिट हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, या एम की पावर 4, सिग्मा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये 5 नंबर में आपका रखा है, बहुत ही ईजी है, 4-5 पॉइंट आपको लिखने, 5 नंबर मिल जाएगा कि एजम्पशंस क्या होते हैं सिंपल बेंडिंग के या प्योर बेंडिंग के। तो पहला एजम्पशंस आपको लिख देना है कि ये हमारा
धरण का पदार्थ जो होता है होमोजीनियस होता है या आइसोट्रोपिक भी ये होता है, ठीक है, जिससे सभी दिशाओं में क्या होती है, धरण के प्रत्यास्थ का गुण समान होता है। दूसरा लिख देंगे पॉइंट कि इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हमारा बीम होता है, मतलब नमन उसकी इलास्टिक लिमिट के भीतर होता है। तीसरा आप लिख देंगे धरण की प्रत्येक परत ऊपर या नीचे संपर्क वाली अन्य परतों को बिना प्रभावित किए हुए फैलने या सिकुड़ने के लिए स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख देंगे इसी में टेंसाइल एंड कंप्रेशन दोनों ओर की परतों में धरण के पदार्थ का जो यंग मापांक या प्रत्याशा का गुण होता है वो मतलब जो मान होता है वो समान रहता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे धरण की कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले प्लेन है, नमन के बाद भी प्लेन ही रहती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है धरण का नमन होने पर वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसकी अनुप्रस्थ काट की मापों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। क्वेश्चंस आना ही आना है, एकदम 100% गारंटी। अब आ जाते हैं कि आखिर एजम्पशंस क्या होते हैं, मतलब टॉर्सन के लिए एजम्पशंस क्या होते हैं। जो प्योर टॉर्सन होता है आपका आएगा तो बेंडिंग के लिए ही आएगा। टॉर्सन भी देख लेते हैं, 4-5 पॉइंट कवर कर लेते हैं। शाफ्ट का जो पदार्थ होगा पूर्ण लंबाई में एक समान रहेगा, ठीक है। मरोड़ के अंतर्गत शाफ्ट की किन्हीं दो अनुप्रस्थ कांटों के बीच की जो दूरी होगी कांस्टेंट होगी, स्थिर होगी, फिक्स्ड होगी। शाफ्ट की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का जो कोई व्यास होगा, बल गुण होगा, लगने के बाद भी उतना ही लंबा या सीधा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट बल गुण लगने के पहले शाफ्ट की कोई भी वृत्ति समतल अनुप्रस्थ काट या बल गुण लगने के बाद भी वृत्ति समतल रहती है। जो चैप्टर आपका कॉलम एंड स्टेट, देखिए कॉलम एंड स्टेट से देखिए कॉलम एंड स्टेट भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया कि कॉलम क्या स्टेट क्या, एग्जांपल के साथ समझाइए। तो किसी स्ट्रक्चर देखिए मशीन या ट्रस का वह सदस्य जो केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही स्थित होता है और सदैव अच्छी संपीड़न भार या उत्केंद्रित भार ही कार्य करता है, ये हमारा बल्कि मतलब तनाव बल या भार कार्य ना करे उसे हम कॉलम कहते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया बिल्डिंग की छत या फर्श को टिकाने के लिए बनाए गए स्तंभ यानी पिलर्स, ठीक है, कॉलम्स कहते हैं इसे। स्टड क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आ जाता है आपका स्टड, तो जस्ट अपोजिट है इसके। तो किसी स्ट्रक्चर या मशीन ट्रस का वह सदस्य जो ऊर्ध्वाधर को छोड़कर अन्य किसी भी दशा में स्थित हो और जिस पर क्या है केवल अच्छी संपीड़न भार या बल ही कार्य करे उसे हम स्टड कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पुलों या छतों की कैंचियों में लगे सदस्य जिन पर केवल संपीड़न भार ही आता है। इसके अतिरिक्त आपका उदाहरण में पिस्टन रोड हो गया, संयोजन दंड, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड, ये सब इसके एग्जाम्पल है। कि 2014 और 16 में क्वेश्चन आया है कि शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम क्या होता है। शॉर्ट देखिए जो हमारा एल होगा 30D से ये हमारा मतलब कम होगा, ठीक है। ये लॉन्ग कॉलम हमारा ये ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपको ज़रूर याद रखना है, इसी से आप पूरा लिख देंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मैं बहुत ही लिमिटेड है इसलिए हम क्या करेंगे देखेंगे, जल्दी से बता देंगे कि बकलिंग लोड क्या होता है। तो बकलिंग लोड हमारा देखिए जिस न्यूनतम भार या बल पर कोई कॉलम या सदस्य अपनी प्रारंभिक स्थिति से किसी एक दिशा में हट जाती है उसे हम बकलिंग लोड कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में वो है इक्विवेलेंट लेंथ, ठीक है। किसी कॉलम या स्टेट पर बहकाव भार यानी बकलिंग लोड लगाने से उसकी जितनी लंबाई में अपनी पूरी स्थिति से विक्षेपण यानी डेविएशन हो जाता है अर्थात विस्थापन होता है, उस लंबाई को ही कॉलम की समतुल्य लंबाई कहते हैं। इसे कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। जो सिलेंडरनेस रेशियो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 100% गारंटी आएगा ही आएगा। लैम्डा या एसआर, ठीक है, तो एल अपॉन के हमारा इसका जो रेशियो होता है यही हमारा सिलेंडरनेस रेशियो कहलाता है। किसी कॉलम की वास्तविक लंबाई या प्रभावी लंबाई तथा कॉलम की अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र पर न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या के अनुपात को ही हम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑयलर फार्मूला। तो ऑयलर फार्मूला का आपका स्टेटमेंट देख लेना, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमारा देखिए जो पी बी या पी सी आर होगा या पी होगा वो हमारा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल स्क्वायर होगा, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया, समझ में आ गया तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए और जो स्टूडेंट चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।